वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, दहशतगर्द हमास और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को तो हम जानते ही हैं, काफी समय से चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में एक प्लेयर और आ गया है, ईरान। उसने ताबड़तोड़ 200 से ज्यादा मिसाइल इसराइल के ऊपर दाग दी हैं। हालांकि उस खित्ते में, उस एरिया में कोई और मुस्लिम देश उसका सहयोग नहीं कर रहा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो इतना नहीं आगे आ रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर नसरुल्ला के मारे जाने पर लखनऊ से लेकर कश्मीर तक जुलूस निकाले जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती वगैरह ने अपना इलेक्शन कैंपेन बंद कर दिया है विरोध में। तो ऐसा क्यों? इन और इस युद्ध के आगे परिणाम क्या होंगे, क्या परिस्थितियां रहेंगी, इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने रक्षा विश्लेषक कर्नल आर एस सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला तो प्रश्न यही उठता है, हमारे देश के मुसलमान, वहां युद्ध हो रहा है, क्या ये धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उसको, यहूदी वर्सेस इस्लामिक? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने जो बुनियादी जो बातें कही कि सारे मुस्लिम देश अरब वर्ल्ड में इजराइल के समर्थन में, ये सही नहीं है। क्योंकि इनमें कुछ देश हैं, यमन, सीरिया, लेबनान, ईरान, ठीक है, ये सब खिलाफ है। लेकिन हाँ, इनके अलावा जो बाकी देश हैं, वो आपने सही कहा, वो या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसमें इजराइल का जो है उसका अपर हैंड हो, और ईरान का जो जियो पॉलिटिकल स्टेटस है, वो वजूद है, वो बिल्कुल नष्टाभूत हो जाए। इसमें कोई शक की बात नहीं। क्यों है ऐसा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, तो हमने बहुत दौर देखे हैं यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक जो इनकी दशा जो है, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, हमने देखा है कि पता नहीं कौन सी एक मसीहा की चाह है, खोज है। इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? मैंने मुझे याद है, मैं उस समय एनडीए में था, पुणे में, जब 79 में ये रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन था। तो मैं हर दुकान पे वहां जहां जाता था, तो मैं देखता था कि हर दुकान में वहां खुमैनी की फोटो। अच्छा। और वो कुछ उस समय माहौल भी उस समय ऐसा था, विश्व स्तर पे, और खास करके वेस्ट एशिया को लेके बहुत सारे ईरानियन पूना में भी आके, मतलब उन्होंने शरण लिया था, कुछ पढ़ाई करने वहां आए थे। तो उस समय मैंने देखा ये तमाम पोस्टर्स, और ये उन दिनों वो टी शर्ट्स का उतना जमाना था नहीं। लेकिन याद कीजिएगा कि उस समय, उसके बाद फिर सदाम का हुआ, फिर यहां सदाम के टी शर्ट होने लगे। फिर ये ओसामा बिन लादेन का जब 9/11 हुआ, तो ओसामा बिन लादेन के टी शर्ट इवन इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में। तो यहाँ के जो मुसलमान, ये इनको ये शिया सुन्नी ये सब से उतना वो नहीं है। कोई एक मुसलमान मतलब ऐसे खड़ा होना चाहिए, और वो रैलिंग फिगर बन जाता है, और फिर जब उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, फिर इनका जो मनोबल है, फिर वो गिर जाता है। आइडेंटिटी तब क्राइसिस फिर क्या कोई रहेंगे? दूसरा खड़ा होता है। अभी हो सकता है जाकिर नायक हीरो बन के खड़ा हो जाए, है भी कई आजकल तो पाकिस्तान के पाकिस्तान में, दौरे पे हाँ। है। तो वो बहुत लोगों को प्रेरणा देता है। तो ये एक हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को भी एक खोज है ना, कि पता नहीं कौन सा ऐसा मसीहा मिलेगा जो कि गजवाए हिंद भरपूर तरीके से करेगा, और पूरे हिंदुस्तान जो है, वो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, वो इस्लाम में कन्वर्ट कर जाएगा। क्योंकि वो अभी, उनका ये मानना है कि जो ये कन्वर्जन का जो दौर था, किसी कारण से वो रुक गया है।
तो ये एक कारण है, इसीलिए आप यहाँ पे आप ऐसे ऐसे रिएक्शंस देख रहे हैं। अब आप बताइए कि एक कश्मीर में कोई कोई मतलब नहीं बनता है। हम्म, महबूबा मुफ्ती को सस्पेंड करना पहली बात, और नसरुल्ला की मौत हो, एक दहशतगर्द था, और फिर उसमें तो बड़े इनको फख्र की बात होना चाहिए कि वो 72 हुरों के पास चला गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और भी लोगों को साथ ले गया। उसके पहले वो जितने पेजर वाले थे उसमें कई गए, कईयों के पार्ट पुर्जे इतने खराब हो गए कि शायद वो किसी काम के नहीं रहेंगे ऊपर में जाके। लेकिन हैरानी की बात होती है कि नसरुल्ला के मौत में वहां पे जुलूस निकल रहे हैं, हम्म। कश्मीर में। तो मैं एक टेलीविजन चैनल पे था, मैंने कहा भाई नसरुल्ला तो शिया था, और तुमने शिया को तो शियाओं की ऐसी तैसी कर रखी है। हम्म। मैंने कहा कि तुम्हारा पाकिस्तान जिससे तुम प्रेरणा लेते हो, वहां पर तो आपने देखा कि गिलगिट बल्टिस्तान में शियाओं का क्या हाल कर रखा है। बिल्कुल। उसके बारे में तुमने कभी जुलूस नहीं हम्म। निकाला, हम्म। उसके बारे में कभी तुमने आवाज नहीं उठाई। आप जो ये हजारा शिया जो है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, वो सब के सब वहां से भाग गए। हम्म। खास करके मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हमदियों का हूँ। क्या हाल करता है? नहीं, मैं तो अभी चलो शियास की बात कर रहा हूँ। उसके बारे में तुमने कभी आवाज नहीं उठाई। तो फिर मैंने कहा भाई इनका तो जो गिलगिट बल्टिस्तान है, इतना प्रोसिक्यूशन हो रहा है कि अगर कुछ आंकड़े आप माने तो ऐसा लोग कहते हैं, कुछ सूत्र जो है, कि गिलगिट बल्टिस्तान में ऑलरेडी जो शिया पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में आ गई। अच्छा। ठीक है। तो मैंने उनको ये कहा, फिर मैं थोड़ा सा आपको ये इसका बैकग्राउंड बता दूं कि करीब ये 1385 पहले कश्मीर में ये शिया कल्ट ही आया था। अच्छा। एक हमदानी उनका नाम था, ये मीर सैयद हमदानी। वो यहाँ पे सबसे पहले वो शिया का जो कल्ट है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और फिर उसके कोई 100 साल के बाद एक शमशुद्दीन इराकी जो थे, 75 70 100 साल के बाद शमशुद्दीन इराकी ने उसको फैलाया, और बड़े व्यापक तरीके से वो उसको लेके सकाडू गए, मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान गए, उसको लेके तिब्बत तक गया वो, अच्छा। शिया को। तो वहां पर ये इनका इनका बोलबाला था, सूफीज का बोलबाला था। ये 1586 में अकबर ने फिर हमला किया, 1586 में हमला किया कश्मीर में। और फिर इन्होंने सुन्नीस का जो ये उसका जो सुन्नीकरण शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है बहुत सी यातनाएं दी गई शियाज को। और मैं आपको बता दूं कि 1873 में एक गजट निकला कश्मीर में, अंग्रेजों का राज था। अ, उस समय चलिए वहां पे किसी और का ये था, ठीक है ना, वो अंग्रेजों ने तो बेच दिया था। हम्म। तो 1873 में वहां का जो गजट निकला, तो उसमें वो लिखा है श्रीनगर का कि यहाँ तो कोई एक आध हजार घर बच गए हैं शिया के, सब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ डिस्पर्स हो गए हैं। और उसने ये भी लिखा है कि जो भी शिया यहाँ बचे हुए हैं कश्मीर में, ये वहां के सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे उद्यमी लोग। और ये भी कहा कि दे आर वेरी इंडस्ट्रियस, उद्यमी हैं ये, बड़े सुपीरियर क्वालिटी के लोग हैं, और ये मेहनत भी करते हैं, प्रोडक्टिव भी हैं। जो कश्मीरी शॉल्स हैं वो शिया, उन्हीं की देना। जी जी, मतलब वो अ, जितने उद्योग और कश्मीरी शॉल्स में मैं उन्हीं की ज्यादा भूमिका रहती थी। तो अभी जाकिर नायक का जिक्र हम कर रहे थे। पाकिस्तान ने तो उसको जैसे स्टेट गेस्ट की तरह कर जी रखा है जी सर। जी जी। तो अभी हाँ, तो मैंने उस दिन ये भी पूछा कि भाई आपको शिया से इतना प्रेम है तो आप
जितने 3-4 पैनलिस्ट थे उसमें कश्मीर से भी थे, बाकी भी मुसलमान। मैंने चलो यही आप इतना ही कह दो कि दमादम मस्त कलंदर अलीदा अलीदा पहला पहला नंबर, नंबर। ठीक है। मुझे मालूम था, और वो एंकर थी बेचारी, उसने कहा आपने तो इनका रॉ नर्व पकड़ लिया, ठीक। तो एनीवे, तो ये जाकिर नाइक जो है, और ये भी मैं आपके कुछ इतिहास का बता दूं कि शेख अब्दुल्ला ने कभी किसी शिया को कैबिनेट में नहीं रखा, आप चेक कर लें, क्या? ठीक है। अब जाकिर नाइक से किसी ने पूछा कि भाई ये बताइए कि जो यजीद और इमाम हुसैन की जो युद्ध हुई थी उसके बारे में आपको क्या कहना है। याजिद जो था वो मुइवा का बेटा था, मुइवा वॉज अ कैलिफ, ठीक है ना। तो वो बोला कि भाई अब अगला का जो खलीफा होगा मेरा बेटा होगा। इमाम हुसैन जो अली के बेटे थे, ठीक है ना, वो इमाम हुसैन ने, सॉरी, हाँ, इमाम हुसैन ने क्लेम किया कि भाई हम प्रॉफिट की फैमिली के हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की, तो हमारा हक होता है। उनमें जंग हुई। तो जब ये बात हुई तो ये ये वहाबी है, ये वहाबी विचारधारा से है इसकी, अ, जाकिर नाइक की। और ये क्यों अभी पाकिस्तान में है, क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मजहबी हालात, वहां पर पाकिस्तान में जो बरेलवी जो है वो आजकल हावी हो गए हैं इस पे, देवबंदियों। एक जमाना था जबकि पूरे ज्यादातर जो मस्जिदें थी और बाकी जो संस्थाएं थी उस पे देवबंदियों का कब्जा था, जियाउल हक के टाइम में। तो जैसे जमायते इस्लामी है वो देवबंदी। तो ये बरेलवियों का भी, बरेलवियों का क्या है, जितने आप ब्लास्फेमी की केसेस देखते हैं, अभी एक डॉक्टर का ब्लास्फेमी के लिए एक पुलिस वाले ने मार दिया उसको, ऐसे कई केसेस हो रहे हैं, मतलब हर 2-3 दिन पे एक किसी को, वो सब बरेलवियों द्वारा किया जा रहा है। और ये जो ग्राउंड, जो मजहबी ग्राउंड जो है, ये पाकिस्तान की सेना तैयार करती है। तो इसलिए कुछ लोगों, मतलब इसको इनवाइट किया गया है, क्योंकि ये वहाबी विचारधारा का है। वहाबी विचारधारा और देवबंदी विचारधारा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और दोनों में बहुत अंतर है। बरेलवी में वो कब्रगाह में बिलीव नहीं करते, वो मजार में बिलीव नहीं करते, जो वहां भी हैं। और आप जाओगे वहां पे सऊदी अरेबिया में, ये मक्का मदीना में, आपको कोई ये सब चीज नहीं मिलेगा कि कोई निशानी नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। ये लोग मजार में बिलीव करते हैं, ठीक है। जो बरेलवी हैं, तो ये सारी चीजें ये हैं, इनमें बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस है। तो जब ये बात जाकिर नाइक से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आप मेन मुद्दे पे ही नहीं, इसका क्या लेना देना है, ये तो एंसिलरी बातें हैं, इससे कोई मतलब नहीं है मुद्दा। अरे भाई मुद्दा क्यों नहीं है, शिया और सुन्नी में लड़ाई हुई भाई, याजिद और उसमें लड़ाई हुई है, तो अभी आप उसमें पढ़ना नहीं चाहते हो। लोगों का हक है, ये और मालूम जानने होनी का बिल या सुनने का तो मामला ही कब से होनी चलता आ चाहिए, रहा है। ठीक ठीक है। तो ये जाकिर नायक को जो मैंने पृष्ठभूमि आपको बताया कि वो क्यों पाकिस्तान में बुलाया गया, लेकिन अगर आप कश्मीर की बात करें तो आप देखिए 1548 से लेके 1875 तक शियास का वहां प्रोसिक्यूशन हुआ है कश्मीर घाटी में। और ये हमारी 327 ईयर्स, और फिर भी वहां जुलूस निकाले जा रहे। जब ये चारों, जब जो पहले खलीफा थे, ठीक है, अबू बकर, उमर और ये जो चार खलीफा के बाद फिर उमैयद आया कैलिफेट, और अब्बासिड कैलिफेट। इनके टाइम में फिर शिया को जब प्रोसिक्यूशन इनका होने लगा तो इनमें से कई दुनिया के, मतलब ये इस तरफ को आए कश्मीर को।
तो ये सुन्नी से बहुत पहले यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। तो अबू बकर, उस्मान, हाँ, उस्मान था, उमर था, और फिर उसके बाद अली चौथा, और उसके बाद ये जो उमैयद और अब्बासिद, ये जो। तो फिर महबूबा जो थी वो उनका नसरुल्लाह का क्यों गम मना रही थी, आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं है। बस एक एक ये है, बिकॉज क्योंकि उनका उनको लगता है कि भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसराइल के साथ है, हम्म। तो इसलिए ये करना जरूरी है। और जब ऐसी कुछ बात आती है ना गजवाए हिंद की, तो मैंने देखा है कि फिर ये सब एक हो जाते हैं। तो आपने कहा जैसे कि लखनऊ में भी ये है, वहाँ प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे भी। लखनऊ में भी बहुत वही जगह, बात है। लखनऊ में, यूपी में कई जगह हुए थे तो। हाँ, तो अब अगला सवाल ये होता है कि भाई ये क्या ये यहूदी वर्सेस मुसलमान हम्म, का मसला है? ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हिंदू मुसल ये अ, यहूदी मुसलमान, ज्यू और मुस्लिम से ज्यादा ये मामला जियो पॉलिटिक्स का, क्योंकि आप देखिए इसको इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद उसके समय वो बॉल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था 1917 में। बॉल्फोर वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में। और बॉल्फोर डिक्लेरेशन था, ये था कि हम यहूदियों के लिए एक प्रॉमिस्ड लैंड हम उनका हम देने की कोशिश करेंगे, जहाँ के ये बासिंदे थे, ठीक है, जहाँ से इनको पलायन करना पड़ा था 2000 साल पहले। जेरूसलम। हाँ, तो वहां पर इन्होंने, तो जब ये हुआ तो लोग धीरे धीरे ट्रिकल करने लगे, लेकिन 1948 में इनको जमीन दी गई, इसराइल की स्थापना हुई। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को दर्द हुआ तो वो अरब्स को हुआ। अब अरब्स का कहना था कि भाई हमने हम तो यहाँ के मालिक हैं, इस्लाम तो यहीं पर शुरू हुआ है, ये तो कब के भगाए गए थे, पता नहीं थे भी कि नहीं थे, कब थे, ये तो हमारा ही है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब तो यहीं वो हुए थे, ठीक है। बुराक पे बैठ के गए थे। हाँ, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो तो अगर 1400 साल इतिहास है इस्लाम का। इस्लाम का, उसमें 600 साल जो कैलिफेट है वो टर्की में रहा है। टर्की में था, फिर बगदाद में था, फिर वो सीरिया में दमिश्क में भी रहा है, ठीक है ना। तो ये अरब, लेकिन अरब लोगों ने ठान लिया कि नहीं, ये जायनिज्म जो है ये बड़ा खतरनाक है, ये तो हमारा वजूद खत्म कर देगा। और उसमें एक भाई साहब थे जिनका नाम था इब्ने तामिया। अच्छा। तो इब्ने तामिया वो एक आइडियोलॉग था, वो अरब सुपीरियोरिटी में बिलीव करता, कहता मुसलमान असली मुसलमान यही अरब में ही रहते हैं, जिसमें ये अरब मुसलमान का ही मतलब वो सबसे सुपीरियर मुसलमान है, जिसमें अरब का खून नहीं है वो इंफीरियर मुसलमान है, ठीक है। हमारे दीवाने बने जा रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे हमारे यहाँ लोग, तो ये उसकी दीवाने बन रहे फिलॉसफी थी। हैं। और उसका उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट था, अभी भी उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है। आप को ये मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनिस है, इसके साथ एक वो है महफूज आलम, जिसको कि लेके वो गया था अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहां पर उसको इंट्रोड्यूस कर रहा था कि ये बहुत बड़ा स्टूडेंट लीडर है, और इसके ऐसे लोगों के भाषणों के द्वारा क्रांति लाई गई। और तब वहां तख्ता पलट हुआ और बिल क्लिंटन जो है ऐसे ऐसे ताली बजा रहा है। लेकिन
वो स्टूडेंट लीडर से ज्यादा वो हिजबुल तहरीर का वो मेंबर है। और हिजबुल तहरीर जो है वो एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैलिफेट में बिलीव करता है, जो कि वायलेंस में बिलीव करता है। तमाम कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में बैंड है हिजबुल तहरीर, उसको लेके ये गया। तो इब्न तामिया जो है, इब्न तामिया, वो उसके फिलॉसफी का बड़ा गहरा असर है। ये जितने भी आपके जो पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन जो है, तो होता क्या है कि ये फिर ये अरब ने कहा कि ये इसको भगाओ यहाँ से, इसराइल को खत्म करो, ध्वस्त करो। मैंने कोशिश की, मैंने एक ने शुरू किया, फिर मैंने कहा कि अ, हम सब अरब हैं सब। तो उस समय क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, तो जब टर्की का जो कैलिफेट जब ध्वस्त हो गया, तो देर वॉज अ राइज ऑफ अरब नेशनलिज्म। तो अरब नेशनलिज्म वो ये नासर नासर जो था, ये लोग सब, नासर ने बोला भाई नहीं, हम भी, इजिप्ट भी अरब है, सीरिया भी इजिप्ट है, ये इजिप्ट एक्चुअली, विच इज रॉन्ग। तो फिर वो अरब नेशनलिज्म हुआ, तो फिर इन्होंने उसको मिलकर डिसलॉज करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर ये दो चार बार ये ठुक गए इसराइल से, 48 में, फिर 56 में, 40-40 मुल्क इन्होंने पार किए। 67 तक आते आते क्या हुआ था कि वो अरब नेशनलिज्म जो था ना, आपको मालूम है ना, एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना था, सीरिया और इजिप्ट मिला के, फिर बाद में अलग हो गया। तब इन्होंने कहा यार ये कोई हम अलग अलग ट्राइब के लोग हैं, हमारे रहन सहन अलग है, ये सब कर बहुत से डिफरेंसेस हैं, तो वो अलग अलग टुकड़ों में बट गए। पैन अरब से जो ये था, वो फिर आ गए अपने नेशन स्टेट नेशनलिज्म पे, कि मैं सऊदी हूँ, मैं यूए का हूँ, मैं यमनी हूँ, मैं इजिप्शियन हूँ, ठीक है। और इसका कारण ये था कि कहीं पे इस्लाम तो आया, लेकिन इनकी जो संस्कृति जो है वो सर चढ़ के बोलती, पुरानी संस्कृति। आप अगर आज इजिप्ट लोग क्यों जाते हैं, उनको ये देखने थोड़ी जाते हैं। सही बात है। वो जाते हैं वो पिरामिड्स को देखते हैं, वो फरो आकर देखो, वो भी दिखाते कि देखो हमारी क्या सिविलाइजेशन थी। 1400 साल के बाद क्या सिविलाइजेशन दिखाओगे? उन्होंने तोड़ा ही है, खंड मंदिरों को तोड़ा, और क्या। तो वो ये तो एक्चुअली ये रिग्रेसिव फोर्सेस, कि इतने बड़े सिविलाइज, बगदाद की सिविलाइजेशन थी, पर्शियन सिविलाइज, सबको खत्म करके, और मतलब वो इन पे हावी हो गए, ठीक है। तो प्रोग्रेस के बजाय उनका ये सारे रिग्रेसिव फोर्सेस। तो एनीवे, तो अरब नेशनलिज्म गेव वे टू नेशन स्टेट नेशनलिज्म। अब होता क्या है कि वहां पे तब तक ये कॉन्स्टिट्यूंसी तो तैयार थी पैन इस्लामिस्ट की, तो ये वैक्यूम हो गया जब अरब नेशनलिज्म खत्म हुआ और ये नेशन स्टेट नेशनलिज्म हुआ। तो बीच का जो गैप जो था वो पैन इस्लामिस्ट का, उसमें ये सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन उस गैप को भरने के लिए उभर गए, जिसमें आप मुस्लिम ब्रदरहुड को भी कह सकते हैं, विच इज मदर ऑफ ऑल ऑफ, अल कायदा भी बाद में उसमें उसमें ये हुआ। तो ये सब फिर बाद में इनको रियलाइज हुआ कि यार, जब 73 में भी ठुक गए ये लोग, कहा यार इससे हमारे को बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हमको उन्नति के रास्ते पे चलना है, अपने लोगों का भला करना है, कब तक लड़ते रहेंगे? तो उन्होंने समझौता कर लिया इसराइल के साथ कि भाई तुम भी जियो, हम भी जियो। इजिप्ट एक जमाने में जो नासिर सबसे ज्यादा अरब नेशनलिज्म का वो था, इजिप्ट ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर लिया इसराइल को। हाँ, अरब अरब कंट्रीज में धीरे धीरे सबके साथ वो कैप डेविड एकॉर्ड वगैरह सब हुआ, और उसके बाद से फिर इन्होंने दे स्टार्टेड टू को एग्जिस्ट पीसफुली, शांति से, मतलब ये अपनी दुश्मनी उन्होंने छोड़ा। अब
ईरान कैसे आता है? और सबके मन में ये सवाल है कि आखिर ये पैलेस्टीनियंस तो सुन्नी है हम्म। और ईरान शिया है। शिया, हाँ जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मजहबी मामला नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स का मामला है। मजहब है, मैं ये नहीं कहता हूँ, आई डोंट डिनाई, इसमें मजहब का कोई फैक्टर है ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, लेकिन केवल इसको मजहबी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि ईरान जो है शाह के टाइम में, बाय द वे, ईरान वाज द सेकंड मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल इजराइल। आफ्टर टर्की, यानी कि इजराइल दूसरा मुसलमान देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। पहला देश था टर्की। टर्की। अब होता क्या है कि ये सब चल रहा था, कोई उनमें वो एनिमोसिटी, कोई दुश्मनी ऐसे नहीं। फिर ये 79 का क्रांति आया, ईरानी ठीक है ना, रेवोल्यूशन, हाँ जी। वो खोमैनी आया, ठीक है, और उसके बाद उसने पूरी दुनिया को दुश्मन बना दिया। रशिया, सोवियत यूनियन को भी दुश्मन, अमेरिका को भी दुश्मन, वो सबको भी दुश्मन, सऊदी अरेबिया को दुश्मन, सबको दुश्मन, ठीक है। और फिर वो बिल्कुल हार्डेंड, वो जो अरब नेशनलिज्म को, जो अरब नेशनलिज्म को वो सप्लांट करना चाहा, ये वाला मतलब ईरानियन नेशनलिज्म को, और इसको एक तरह का शिया कलर देने का कोशिश की। जिसको बाकी माने ही नहीं। जी। तो ये सब हुआ, तो वो बड़ा स्ट्राइडेंट पोजीशन ले लिया कि इजराइल ये है, इसका कोई, इसका वजूद नहीं है, हम इसका वजूद मिटा देंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि आ, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, ईरान इराक वॉर हुआ। अब ईरान इराक वॉर में क्या हुआ, अब दोनों साइड कहते हैं कि भाई हम जीत हमारी हुई थी, काफी लंबी चली थी, 8-10 साल 8 साल, हाँ जी। कि जीत हमारी हो, क्या हमारी जीत है। लेकिन ये सोवियत कोलैप्स का हो जाना और ये ईरान इराक के वॉर जो है, तो पावर शिफ्ट कर गई थोड़ी, जो बैलेंस ऑफ पावर था ना, वो ईरान की तरफ शिफ्ट कर गई इस समय। तो ईरान इराक वॉर में फिर ये जब ये पावर शिफ्ट कर गई, तो ये और ज्यादा दुश्मनी की, मतलब वो अपना पोस्चरिंग जो था इजराइल की तरफ, अ, शायद वो क्योंकि पूरी दुनिया को वो करना चाहता था, गार्नर करना चाहता था। पाकिस्तान ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पता तो चल ही गया था कि मतलब इनिशिएट कर दिया है, वो तो 71 की लड़ाई के तुरंत बाद। अब इसको लगा कि नहीं, मतलब हम एक शिया बॉम्ब भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो पूरा ये एंटी, और इसको ये जितेंद्र जी समझने वाली बात है कि इस सब के सेंटर में न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको ये आखिर स्ट्राइडेंट पोजीशन क्यों इसराइल के खिलाफ, इतनी दुश्मनी क्यों कि तुमको हम नक्शे में से मिटा देंगे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। उसको कहीं ये लगता था कि अगर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई दखल अंदाजी कर सकता है, इजराइल। वो है इसराइल, दैट इज दैट। तो ये कोई, मैं कहा कि प्योरली मजहबी ये मामला नहीं है। अब आप पूछेंगे कि पैलेस्टीन कैसे आया, तो पैलेस्टीन का किस्सा ऐसा कुछ है कि अरब देश पैलेस्टीन को मदद करते थे, ठीक है ना। उसके बाद ईरान इराक वॉर हुआ। अब सदाम हुसैन को सारे जो अरब देश है वो मदद कर रहे थे, और इतने में क्या हुआ कि जब ईरान इराक वॉर खत्म हुआ, तो सदाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक कर दिया। अब उसे करवाया गया, कहते हैं अमेरिकन ने उसको प्रॉड करके वो अटैक करवाया, सारे अरब देश खिलाफ हो, लेकिन पैलेस्टीन जो है वो खड़ा रहा सदाम हुसैन के साथ। तो जब सदाम हुसैन का ये हो गया, तो वो ऑर्फन हो गया पैलेस्टाइन पे, वो ऑर्फन जैसे ही हुआ, ईरान ने उसको अडॉप्ट कर लिया। समझ रहे हैं आप? वो अनाथ हो गया।
इन जियोपॉलिटिकल टर्म्स। उसको इसने अडॉप्ट कर लिया। अब अडॉप्ट कर लिया, वहां से इसने फिर ये जो प्रॉक्सीज का जाल जो है ईरान ने बुनना शुरू रचना कर शुरू हाँ। किया, बुनना शुरू किया। तो पहले क्या था, पैलेस्टीनियन पहले तो पीएलओ वहां भी थी ना। पीएलओ इस तरफ तो थी साउथ में, नॉर्थ में भी लेबनान में पीएलओ ही थी। उसमें हिजबुल्लाह नहीं था शुरू में। वो तो बाद में जब वो पिट पिटा गए वहां पर और उनको अराफात वगैरह का। नहीं नहीं, वो अराफात नहीं, वो उधर वो लेबनान में थे, इस तरफ भी लोग थे, साउथ और नॉर्थ दोनों में। तो वहां जब पिट गए तो फिर हिजबुल्लाह का जो है, फिर उसने अपना वर्चस्व जो है वो फैलाना शुरू हो गया। तो ये मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आखिर पैलेस्टाइन कैसे, जो ये पैलेस्टीनियंस को कैसे सब, उधर हिजबुल्ला शिया है और इधर पैलेस्टीनियंस जो है जो सुन्नी है। सुनिए। ठीक है। तो आपका अगला सवाल होगा कि पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों ये उसने कोई कमेंट क्यों नहीं कोई किया। अभी तक चूं भी नहीं निकली उसकी। और हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान भाई हैं, मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है बोलने में कि इनका दिल धड़कता है अभी भी पाकिस्तान के लिए। ठीक है ना, देयर इज अ पाकिस्तान विद इन इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं, जो मर्जी आप कह लो। तो और अंदर का पाकिस्तान इज मोर डेंजरस। बाहर का पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में खत्म। मामला बराबर। ठीक है। मोदी साहब रहे तो कर ही देंगे। हाँ, नोटबंदी के बाद तो बहुत असर पड़ा है, बर्बाद हो गए ये, जो मैंने पहले भी इसका बात किया। दूसरा क्या है कि आप देखिए कि बलूचिस्तान में पश्तून इलाकों में आग लगी हुई है। कहते हैं कि 30% ऐसा एरिया है पाकिस्तान का विच इज नो गो फॉर द मिलिट्री। समझ रहे हैं। और इधर आके आप इनको बुला लिया आपने, जाकिर नायक लोगों को। अब देवबंदी वर्सेस बरेलवी हो रहा है। हम्म। ठीक है ना। तो जब इतने सारे वो फिजर्स हो तो उसको ब्रिज करना, भाई मुल्लों ने इस कंट्री को बनाया, भाई जिन्ना ने बनाया मुल्ले हावी हो गए। हाँ, वो तो कोट पैंट पहन के चला गया ऊपर, मतलब पता नहीं वो किसके पास गया होगा। कौन सी हूर के पास हाँ, गया। लेकिन जो बाकी जो बच गए, जो मुल्ले जो चलाने लगे, जो कि एक्चुअली जिन्होंने आवाम को बांध रखा था। भाई आवाम को बांधने के लिए भी तो कोई चाहिए, वो तो कोट और टाई से नहीं बनते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने तो वही आपस में जब इस तरीके से वो एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए, तो ये मुल्क कितने दिन सरवाइव करेगा। ठीक है ना। तो क्यों पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट या वॉर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा कोई है, कमेंट नहीं। इसका कारण है कि पाकिस्तान कभी अमेरिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सबको मालूम है कि इजराइल जो है वो एक अमेरिका का स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। और एक वहां पे कोई स्टेट डिपार्टमेंट के जो हेड जो थे, जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक बात कही थी कि ये लोग को समझना चाहिए कि इसराइल हमारे लिए वेस्ट एशिया में एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, मिडिल ईस्ट के लिए। ठीक है। तो उनको अंदाज नहीं कर नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और ना ही वो अरब कंट्रीज को नजरअंदाज कर सकता है। अरब कंट्रीज को मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ। अब क्यों? क्योंकि भाई साहब सऊदी अरेबिया में 15 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। वापिस आ गए तो हाँ। 10 लाख यूएई में काम करते हैं। हाँ। और दोनों को आपने अगर और भी देश में टोटल जो रेमिटेंसेज आते हैं, जिसका एक मेजर हिस्सा, टोटल रेमिटेंसेज इनके करीब अप्रोक्सीमेटली $30 बिलियन। अच्छा। 30 बिलियन डॉलर। उसमें से
2/3 जो है ये इन कंट्रीज से आता है, अरब कंट्रीज, समझ रहे हो? हम्म। अरब रीजन से। इसके पंगे कैसे लेगा, कैसे जबान निकलेगी? हाँ, तो इसलिए इनके खिलाफ क्यों नहीं हो पा रही? ये नहीं बोले। अब हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को कौन समझाएगा? ठीक है। लगे हुए हैं बैक हाँ, बैक करके। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि भाई हमारे हमारा क्या असर पड़ रहा है? हमारे उस पर क्या असर होगा? नहीं, हमारा असर तो यही है ना और भाई। खास तौर पे सर हमारी इंटेलिजेंस को के लिए। इंटेलिजेंस पे मैं बाद में आऊंगा। बहुत सारे लेसन हैं इंटेलिजेंस के लिए। हाँ, इसके पहले मैं भूल जाऊं, जब आपने इंटेलिजेंस की बात की, कि ये जितने अरब कंट्रीज हैं ना, वो सब अंदर अंदर उनके इसराइल से बड़े घनिष्ठ संबंध। और इसका कारण क्या है कि जितना ये मोनार्कीज जो है वहां पे शेखडोम्स हैं, वो सारा जो इंटेलिजेंस है वो मोसाद इनको देता है। अच्छा। क्योंकि मोसाद की ही ऐसी पेनिट्रेशन है पूरी दुनिया में, अमेरिका में क्या हो रहा है, कौन आपके अगेंस्ट प्लान कर रहा है, ये सारे देते हैं। तो अंग्रेजी में एक वर्ड कहते हैं बिहोल्डन, इसीलिए वो बिल्कुल बिहोल्डन है इसराइल के साथ, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए जो इसराइल का जो इंटेलिजेंस एपरेटस है वो बड़ा क्रिटिकल है। समझ रहे मेरी बात? हम्म। अब है क्या कि लोग कह रहे हैं कि आ, अब भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट हम्म। पड़ेगा। तो कई लोग कहते हैं कि भाई क्या वर्ल्ड वॉर होगा? एक तरह से रीजनल वॉर तो चल ही रहा है। अब मान लीजिए कि अगर पूरा रेड सी और ये सुएज कैनाल जो है वो डिसरप्टेड है, डिसरप्ट हो रहा है, शिपिंग डिसरप्ट हो रहा है, जिसका की असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? कई दोषों के वहां पे नेवीज है, हमारे भी जहाज है। अभी अभी दो जहाज गए हैं उधर पर्शियन गल्फ की तरफ। वहां पे तो जब पूरी दुनिया के ट्रेड पर असर पड़ रहा है और हम दुनिया के जहाज कंपेल्ड हो रहे हैं जो कि इधर से जा रहे हैं, अफ्रीका के यहाँ नीचे से केप ऑफ के गुड वो गुड होप से। गुड होप से। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये रेड सी और सुएज कैनाल से हमारे हम अफ्रीका, यूएस, यूरोप, वेस्ट एशिया, ये सारे कंट्रीज को हमारे यहाँ से, मतलब यहाँ से ट्रेड होता है, जिसका की वॉल्यूम जो है वो $400 बिलियन, अच्छा। वो इफेक्ट हो रहा है। ये तो कहिए कि हमारा जो ट्रेड जो है ना इनके साथ, ये यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इनके साथ वो नहीं इफेक्ट हुआ क्योंकि उसमें रेड सी का कोई रोल ही नहीं है। रोलिंग। तो वो उसके उसमें कुछ वृद्धि हुई है बाई 17%। तो वो उसको बैलेंस कर रहा है। अगर वो बैलेंस नहीं होता तो हमारे यहाँ आर्थिक हालात बहुत ये हो जाते। और आपको ये भी मालूम है कि जब से ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हम उनकी ऑयल ले रहे हैं रिफाइंड करके अभी यूरोप के 23%, 21 या 23% जो उनके ऑयल के जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से जा रहा है। उसमें फर्क पड़ गया है। पिछले साल हमने $9 बिलियन एक्सपोर्ट किए थे, वर्थ 9 बिलियन डॉलर की। और अभी वो घट के जो है वो 5.95 बिलियन डॉलर्स पे आ गया है। ठीक है ना? तो ये फर्क तो हम पर पड़ रहा है। दूसरा, कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात, उस पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन कर दूं कि कहीं पे ये आईमेक वाला जो फैक्टर है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। क्योंकि ये पूरे जियो पॉलिटिक्स को बदल देगा। तो कहीं ना कहीं, और जाहिर सी बात है
कि अगर ये आईमेक को सक्सेसफुल होना है तो वो एरिया को आपको तो पहले महफूज बनाना होगा ना। हम्म। ये जितने ये उल्टे पुल्टे ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको सबको, तो ये भी एक 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 फैक्टर हो सकता है। अब आगे का सवाल ये है भाई कि आपने पूछा इंटेलिजेंस नेटवर्क हम्म। का और हमको क्या सीखना है। तो देखिए क्या है, जब ये 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ है ना, उसका तो बहुत सारे लोग चेचे चेचे लोग करने लगते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, सभी जगह होता है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर था, मोसाड इतना मतलब फॉर्मिडेबल नाम था, खत्म हो गया मोसाड में, उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं रही। उन्होंने ये सारा कुछ उसको बर्दाश्त किया और इन्होंने ये चुपके चुपके अपनी अपना काम कर रहे थे, प्लानिंग चल रही थी। इन्होंने जो ये पेजर वाला मामला था, ये कोई 1.5-2 साल पहले ये पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। उनकी जितनी प्रिपरेशन थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी, बस एग्जीक्यूशन का जो टाइम जो था वो उनको डिसाइड करना। तो जब हमास ने अटैक किया तो इन्होंने ये कैसे पेजर वाला कैसे किया, इन्होंने उस सिस्टम में जाकर ये घुस गए, उनके जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें ये घुस गए और बिल्कुल मतलब हायर एचलॉन थी। और वहां पर उन्होंने ये आइडिया प्लांट किया कि भैया पेजर खरीदो। हम्म। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप ये मोबाइल फोन यूज करते हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर छोड़ देता है, वो इजरायली पिकअप करते हैं, फिर आपको आके मिसाइल रॉकेट मार देते हैं। तो इन्होंने सबको पेजर खरीदवा दिया। ठीक है, जब एक बार पेजर खरीदवा दिया तो सारी तैयारी हो गई। जब हमास का हमला हुआ है 7 अक्टूबर को, और उसके बाद वाले, उस समय था इनके पास में वो प्लानिंग, पूरी इनकी जो प्रिपरेशन थी कंप्लीट थी, लेकिन नो दे वेटेड, इन्होंने वो किया। और फिर आपने देखा उसके बाद जो 5,000 पेज में, मतलब फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर सब उड़ा दिया। सब उड़ा दिए। अब है क्या कि वहां से हमास खत्म, उधर वो खत्म, एक तरह से ईरान के प्रॉक्सीज तो पैरालाइज हो गए। और ये भी सोचने वाली बात है कि इससे इससे बेहतर मौका इसराइल को मिलेगा भी नहीं, कि जब इसके दोनों आंतर, आफ्टर ऑल मेरा क्या कहना है कि देखिए, आपने हिजबुल्ला को खत्म कर दिया, पैरालाइज कर दिया, इसका मतलब नहीं कि वो फिर भी खड़ा हो सकते, इस रूप में नहीं तो दूसरे दूसरे रूप में आ जाएगा। पीएलओ को खत्म किया, हिजबुल्ला आ गया। हाँ। आपने तालिबान को खत्म किया था अफगानिस्तान में, फिर तालिबान उभर गया। अल कायदा को खत्म किया, वो मुल्ला मंसूर को मारा तो तालिबान का तालिबान खड़ा हो गया, अल कायदा फिर खड़ा है ना, जवाहिरी को मारा फिर वो दूसरे रूप में खड़ा हो गया। तो वो बात नहीं है। अगर आपने इसको एड्रेस करना है तो आपको ईरान को इसको एड्रेस करना होगा। आखिर अरब कंट्रीज ने क्यों मजबूर हुए भैया दोस्ती का हाथ बढ़ाने में या शांति के हाथ बढ़ाने में, वो इसलिए क्योंकि आपने इनको जंग लड़ी और जंग में इनको शिकस्त किया अच्छे से। लेकिन अभी तक इसराइल को आपने उस तरीके से शिकस्त नहीं दी है। ईरान को। ठीक, सॉरी ईरान को। ठीक है, आपने आपने अपने इंटेलिजेंस सेपरेटर्स को द्वारा, जो कि बहुत सशक्त है, बहुत सशक्त है, उसके द्वारा आपने वो उसका फकरी क्या फकरीजाद है उसको आपने उड़ा लिया, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। सुलेमानी था, उसको आपने उड़ा दिया। ठीक है, वो उसके बाद ये जो हनिया जो था हमास का, उसको उड़ा दिया। लेकिन आपको एक चीज की दाद देनी होगी कि आप देखोगे हर एक जो इनका जो टारगेटेड असैसिनेशन होता है ना, ये सब का पैटर्न एक नहीं होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो ये
हमको मतलब ये तो सीखने की जरूरत है। सोचने वाली बात है। दूसरा इनका पेनिट्रेशन का मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर थे अहमद निजाद, वो एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने एक कोई तुर्की के टेलीविजन को। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हो गए थे मोसाद की गतिविधियों से और हमारे अंदर इतना पेनिट्रेशन था, तो हमने ये सोचा कि एक काउंटर मोसाद हम फोर्स बनाते हैं। तो हमने बनाया कि लोगों को वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन है साले मोसाद, सॉरी मोसाद के कौन कौन एजेंट हैं। वो पता चला कि जिसको इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो बना वो मोसाद का निकला। वो मोसाद का निकला, और वही नहीं उसके नीचे के 20 के लोग। और 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 फिर वहां से एक दिन ये सब निकल पड़े वहां से, ठीक है ना। सो दैट इज तेल ने पैसा दे दिया लेकिन अकल नहीं दे। तो मैंने कहा देखो मैं क्या कह रहा हूं, अभी तक जो है ना ये टारगेटेड वो किलिंग्स हो रहे हैं, लेकिन ईरान को एज अ कंट्री एक व्यापक रूप से पनिश नहीं किया गया है। अभी पता नहीं, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अभी कहीं देख रहा था जस्ट इसके पहले कि इसराइल ने 5,000 मिसाइल दागे हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि अगर उन्होंने, अगर ये वो उनका जो मिसाइल अटैक होगा ना वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस नेटवर्क। लेकिन ईरान को इनको वो करना पड़ेगा। तो ये रही बात इसके। अब आप हमसे पूछें कि आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, तो युद्ध का स्वरूप क्या रहेगा, क्या युद्ध स्थिति युद्ध रहेगी? का स्वरूप का ये होगा। एक सबसे बड़ी बात है कि एक कंसेंसस है। हालांकि बाइडेन बोल रहा है कि हम सपोर्ट, बाइडेन का वो देखिए, बाइडेन कह रहा है हम सपोर्ट नहीं करते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी पे स्ट्राइक करना। उसने ये नहीं कहा हम्म। कि उसको कोई धमकी नहीं दी कि तुम ये करोगे तो हम सब वो कर लेंगे, या हम तुम्हारे साथ। उसने कहा हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो वही एक दो दो तरह की सोच चल रही है। एक एक सोच ये कहती है कि भाई आप ये टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है, आप इसको ध्वस्त कर दो। दूसरा कह रहे हैं कि नहीं, आप अगर ध्वस्त करोगे भी तो वो खड़े हो जाएंगे फिर से। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलना मुश्किल दोबारा होगा। मिलना नहीं है। और वॉशिंगटन में ये लोग, वॉशिंगटन को ये मालूम है कि ये अगर इसराइल की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स होगा, तो अगर न्यूक्लियर साइट्स पे हुआ तो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा। आज रशिया के एयरबेस पर भी जो सीरिया में है वहां पर भी हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ सामान उतारे जा रहे थे वो ईरान से, तो हुआ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जैसा लगता है कि हो सकता है कि ये लार्ज होता रहे। और अमेरिकन को कोई ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि अगर इनके न्यूक्लियर साइट्स को आप अगर हमला करते हो तो ये कहीं और से क्लैंडस्टाइन वे में न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लें, या और तेजी ला दें अपने उसमें। अब पता नहीं किस स्टेज पे है। अभी कहा तो जा रहा है कि अभी तो कुछ साल पीछे हैं वो एनरिचमेंट, डिग्री ऑफ एनरिचमेंट अचीव करने में। लेकिन ऐसे भी उम्मीद लगा रही है कि ये करेंगे, न्यूक्लियर उस पर स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि इसके पूरे केंद्र में न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये जितने आपके ये हिजबुल्ला वगैरह, इनको इसीलिए तैयार करके कि भैया इसको बिजी रखो, आप इसको चैन से रहने मत दो इसराइल को। और वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हाँ, चालू रखें। ताकि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके साथ नहीं इंटरफेयर करें। तो ये एक कारण था। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं वो लेबनान में। वो 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वो टर्मिनल वर्मिल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनको बसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो देखिए इसराइल में
एक बात है कि कमला हैरिस को, चाहे वो लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो, इसराइल में सब उससे नफरत करते हैं, क्योंकि इसके बड़े उल्टे पुल्टे लिंक्स। इस ये तो ओबामा गैंग का है ना, ये सब डीप स्टेट वाले हैं, ठीक है ना, ओबामा गैंग के ये सब लोग हैं, तो इनके बड़े उल्टे पुल्टे लिंक्स हैं, कुछ इसकी गतिविधियां भी ऐसी हैं, तो ये इलेक्शन के पहले ये कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये विंडो नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो जो फॉर्मर इजरायली पीएम जो है नाफ्ताली बेनेट, उन्होंने ये कहा है कि भाई न्यूक्लियर, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे निर्णायक हमले होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी जस्टिफिकेशन भी है, हमला किया है ये है, और हमारे पास मीन्स भी है, टूल भी है। और उन्होंने कहा कि भाई अब तो जब हिजबुल्लाह पैरालाइज हो गया, हमास पैरालाइज हो गया, तो अभी तो ईरान बिल्कुल एक्सपोज है, तो मौके का फायदा उठाओ। हाँ, खत्म करो। दूसरा जो इनका जो मेन ऑपोजिशन लीडर है यार लैपिड, उसने भी कहा है कि तेहरान को यह मालूम होना चाहिए कि इजराइल आ रहा है। तो जब ऐसा नेशनल कंसेंसस हो, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। वही हो सकती है सर, हिंदुस्तान में नहीं। यहाँ तो नहीं नहीं, ये बहुत हमने सर बयानबाजी सुनी है, नहीं बयान आपको मैं राहुल गांधी और भी। नहीं नहीं, वो देखिए, जहां तक मोदी जी का सवाल है, तो उन्होंने सर सर्जिकल स्ट्राइक की, यहाँ तो केजरीवाल जैसे नहीं, क्वेश्चन उठाने लग गए थे, सबूत मांग रहे थे। तो कहा कि भाई अब क्या मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हो आप? ठीक है सर, ठीक है। तो मोदी साहब ने नेतन्याहू से बात किया, उन्होंने कहा कि भैया टेररिज्म हैज नो प्लेस इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमास को बोला कि ये जो होस्टेजेस हैं उनको छोड़ो। इतना प्रखर रूप से तो बाइडेन ने भी नहीं बोला। और आखिरी में जितेंद्र जी, ये भी संभावना है कि ईरान अंदर से इम्प्लोड ही हो जाए। हाँ। और क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहा हूं, मैंने कहा है कि ईरान विल बी द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री, ये पहला मुस्लिम देश होगा जो कि इस्लाम को छोड़ेगा। और इसका कारण क्या है कि ये सिविलाइजेशनली इतना रिच कंट्री है, जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आपको मालूम है कि हमारी जो संस्कृति का जो फैलाव हुआ, इसका जो प्रचार हुआ, उसमें पर्शियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा ही है। वहां का विज्ञान, वहां का लिटरेचर, वहां का म्यूजिक, ये सब बहुत एडवांस था। लेकिन अब ये खुमैनी जैसे ये रिग्रेसिव फोर्सेस आ गए, तो हुआ क्या है कि वो धीरे धीरे नहीं, बहुत व्यापक रूप से वो अपने जोरेस्ट्रियन पास्ट की तरफ जा रहे हैं। हिंटरलैंड में, अंदर के इलाकों में, अब दुकानें जो है वहां लोग अब जोरास्ट्रियन नाम रख रहे हैं, बच्चों का नाम वो जोरास्ट्रियन ये है, जो उनके जोरास्ट्रियन फेस्टिवल्स है वो मनाए जा रहे हैं। तो कहीं आपने देखा होगा कि जो वुमेन का प्रोटेस्ट है, और कहीं पर ये लोग बस, और ये 85 ईयर्स का है जो कमेनी जो है, तो हो सकता है कि ऊपर से भी हमला हो और अंदर से भी इंक्लूड कर जाए। बिल्कुल। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, अगर आप कुछ और सवाल हो तो बताइए। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, पूरा पहलू समझाया, और हिंदुस्तान के अंदर बैठे मुसलमान जो बेवकूफियों वाली हरकतें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है। अरे पता नहीं है, अब भाई कोई ईरान में मारा गया, जुलूस निकालने लगते हो यार, कोई इराक में मारा गया, तुम जुलूस निकालने सर मैं कहीं एक पढ़ रहा था, तुम्हारे नहीं, मेरे इनसे कि भैया जुलूस निकालने के बजाय यार तुम जाओ नहीं वहां पे,
72 मिलेंगे फिर। तुम ये नहीं नहीं उनके साथ जाके लड़ो। हाँ, इसराइल पहुंचाएगा 72 उनके पास। बिल्कुल सही। महबूबा मुफ्ती का के पिताजी ने वो ग्लोबल जिहादीज को बुलाए अपनी बेटी को अगवा करवा के। अब इनको जाना चाहिए वहां पे ग्लोबल जिहाद लड़ने। तो यहाँ पे ये चुनाव लड़ रही है। व्यूअर्स, आपको ये चर्चा कैसी लगी? और सर ने काफी अच्छे तरीके से समझाया है, आई थिंक समझ में भी आया होगा काफी कुछ। कमेंट्स जरूर डालिएगा। थैंक यू। थैंक यू।